अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कॉजेज़ लॉ को यूज़ करके हम जो सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास अगर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर पॉइंट चार्ज गिवन है तो उसके हिसाब से हम जो ds था हमारा फैक्टर जो कि फ्लक्स डेंसिटी थी उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। प्रीवियस प्रैक्टिस में हमने कूलम्स लॉ को यूज़ करके ये सारी डेरिवेशन की थी, जो कि आपने देखा भी था कि थोड़ी सी उसमें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। यानी उसमें पहले हमें डिटर्मिन करना पड़ता है कि कौन से एक्सिस के अराउंड काम हो रहा है और कौन से कंपोनेंट्स जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि चार्ज क्या है या फिर फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे भी है जो कि गॉसेस लॉ से हमें मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ असम्पशंस करनी पड़ती हैं और कुछ जिस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हमें बॉडी को कंसिडर करना पड़ता है। सो ये अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस टॉपिक में कि जिससे हम वही चार्ज डेंसिटीज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या ये जो फ्लक्स डेंसिटी है वही उसी की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वही सेम इक्वेशन निकलेगी जो कि पहले हमने निकाली है। लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इजी होगा कंपैरेटिवली जो हमने अभी पहले देखा। तो इसमें सारे ये चीज़ याद रखें कि सारे रिलेशंस वही हैं, उसी तरह से हैं, लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे तरीके से ड्राइव कर रहे हैं चीज़ों को। सो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जो कि गॉसेस लॉ को यूज़ करके अगर हम निकालना चाहें फ्लक्स डेंसिटी, तो दो चीज़ें जो हैं वो हमें ये कंसिडर करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है उन दो चीज़ों से भी पहले कि हम एक क्लोज्ड सरफेस को कंसिडर करते हैं। जैसे आपने पहले ऑब्ज़र्व किया होगा कि गॉस सरफेस यानी गॉसियन सरफेस जिसको हम कहते हैं वो एक क्लोज सरफेस होगा, लेकिन उसकी दो प्रॉपर्टीज़ मेन होंगी जो वो फॉलो करेगा, तो फिर जाके हम ये डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो जब भी आप गॉसियन सरफेस को कंसिडर करें तो ये दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करना ज़रूरी है उसके लिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ds इज़ एवरीवेयर आइदर नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द क्लोज सरफेस। जो भी क्लोज सरफेस आपने वो कंसिडर किया है, आप ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि ये जो फ्लक्स उससे पास कर रहा है वो या तो उससे नॉर्मल ही पास करेगा या फिर उसके टेंजेंट पे पास करेगा। सो दैट जो ये फैक्टर है हमारा, क्योंकि बेसिक जो कॉजेस लॉ है उसकी इक्वेशन थी q इज़ इक्वल टू डी एस, दिस इज़ द फ्लक्स डेंसिटी डॉट ds, दिस इज़ द सरफेस एरिया। इन अदर वर्ड्स सरफेस एरिया, वैसे तो हम इंटीग्रल निकालेंगे तो सरफेस एरिया निकलेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये फैक्टर को फैक्टर आउट करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या पॉइंट चार्ज है या सरफेस चार्ज है या वॉल्यूम चार्ज है। ठीक है, अब इस केस में क्योंकि हम सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं या पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, तो ये या तो लाइन चार्ज होगा या फिर ये सरफेस चार्ज होगा। तो अब दोनों के केसेस जो हैं वो हम देखते हैं कि वो क्या होता है। सो एक तो ये है इसका फैक्टर कि ये जो ds ये वाला फैक्टर है जो फ्लक्स डेंसिटी है, ये इसको या तो उस बॉडी के नॉर्मल होना चाहिए या फिर टेंजेंशियल होना चाहिए। यानी ये जो फ्लक्स लाइंस निकलती हैं जैसे हमने पॉइंट चार्ज में देखा था, ये रेडियली आउटवर्ड्स एक अगर पॉइंट चार्ज आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को यही ऑब्ज़र्व किया गया है कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो निकलती हैं और फ्लक्स जो है वो उसके रेडियली आउटवर्ड्स जो है वो एक्सटेंड करता है। सो ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो भी क्लोज सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या उससे जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या टेंजेंशियल या नॉर्मल उसके एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सो दैट जो ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो क्या होता है कि क्योंकि वो होंगे वेक्टर होंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, कॉस ऑफ थीटा।
तो अब जो एंगल है या तो वो नॉर्मल के लिए होगा या फिर टेंजेंट के लिए होगा। और कॉस 0 आपको पता है 1 होता है और कॉस 90 जो है वो 0 होता है। सो मोस्टली हम नॉर्मल के केस में ही देखेंगे। तो एक प्रॉपर्टी उसकी ये होनी चाहिए कि ये जो फ्लक्स पास कर रहा है या तो उसके नॉर्मल हो या टेंजेंशियल हो, तभी जाके हम अप्लाई कर सकेंगे इस गॉसेस लॉ को टू फाइंड द चार्ज और चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑन दैट पोर्शन ऑफ क्लोज सरफेस फॉर विच दिस फैक्टर इज ज़ीरो, डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज़ नॉट ज़ीरो सॉरी, डी एस इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी उस पोर्शन पे जहाँ पर वो क्लोज सरफेस से फ्लक्स जिससे पास कर रहा है, जिसको हमने अभी कंसिडर किया कि यहाँ तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे टेंजेंशियल है, तो उस जिसके लिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि ये नॉर्मल वाला केस, टेंजेंट वाला केस तो नहीं बनेगा। तो इस केस के लिए डी एस जो है वो कांस्टेंट होगा। अब जब इसको हमने कांस्टेंट ले लिया तो इस चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सिंप्लीफाई इस सेंस में कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालें तो ये इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ द एंगल तो वैसे ही नॉर्मल के केस में 1 हो गया और सिर्फ रह गया ये इंटीग्रल के अंदर। अब ये क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज़ ले रहे हैं, अब हमने बॉडी ही इस तरह की चूज़ की है कि ये जो है वो कांस्टेंट होगा। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि इंटीग्रल के अंदर नहीं, ये इंटीग्रल का पार्ट नहीं होगा इंटीग्रल का, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट चीज़ होगी वो इंटीग्रल से हम बाहर लिख सकते हैं। सो हमारे लिए इंटीग्रल को सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ हमने क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो ये आप खुद ही देख लें कि ये सिर्फ एरिया रह जाएगा। तो अगर हम ये दो असम्पशंस सॉरी इस इन दोनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करती है जो बॉडी हमने कंसिडर की है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल के बाहर, तो फिर जाके हम उसको गॉसेस लॉ को अप्लाई करके ये चीज़ फ्लक्स डेंसिटी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि आगे वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हमने सॉल्व करनी है। पहले तो ये दो असम्पशंस हमने सॉरी ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करना ज़रूरी हैं, वो जो भी हम गॉसियन सरफेस लेंगे उसके लिए। आगे फिर देखते हैं कि वो कैसे हैं। सो लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज q एट द ओरिजिन ऑफ अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि ये q है। ठीक है, और फिर हम इसके इर्द गिर्द एक सूटेबल क्लोज सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि इसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, इन दो प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है कोई चार्ज, वैसे तो हम उसके इर्द गिर्द एक स्फीयर बनाते हैं, लेकिन अगर हम क्यूब भी बनाएं या फिर सिलेंडर भी बनाएं तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट टू। लेकिन एक क्यूब और एक सिलेंडर जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो हर जगह पे उस अगर हम सिलेंडर रखें या फिर उस चार्ज के इर्द गिर्द एक क्यूबिकल सरफेस रखें, तो वो हर जगह पे नॉर्मल या टेंजेंशियल नहीं रहेगा, यानी पहली प्रॉपर्टी ही पूरी नहीं होगी। सो इसलिए ये चीज़ तो सेटिस्फाई नहीं करती। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पर 0 0 कोऑर्डिनेट पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, एक सिंगल चार्ज, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जो हैं वो एक्सटेंड होती हैं रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर मैं उसके इर्द गिर्द एक स्फीयर रख दूँ, स्फीयर जो कि एक बॉल टाइप चीज़ होगी, तो अगर मैं वो रख दूँ तो क्या होगा कि अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर स्फीयर रखूँगा मैं उसके इर्द गिर्द, तो वो जो फ्लक्स लाइंस हैं वो उसके रेडियली आउटवर्ड्स एक्सटेंड करेंगी और हर जगह पे उसके नॉर्मल ही होंगी। ठीक है, तो जब वो नॉर्मल होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल जो है वो हमारे पास उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, यानी ये पहली डेफिनेशन पे पूरा उतर जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन पे भी, अगर पहली डेफिनेशन पे पूरा पहले प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है तो दूसरी प्रॉपर्टी पे ये ऑटोमेटिकली पूरा उतरेगा ही उतरेगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम काइंड ऑफ एज्यूम करते हैं कि अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस डेंसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी ऑलमोस्ट एंटायर बॉडी पे।
वैसे इंटायर बॉडी पे कांस्टेंट हो सकता है ना हो, क्योंकि दूसरे चार्जेस भी इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, तो उनकी वजह से फील्ड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन हम एक आइडियल केस ले रहे हैं यहाँ पर। सो यही अज्यूम करेंगे कि ये जो डी एस जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट ओवर द एंटायर सरफेस। अब ये चीज़ तो हमने कंसिडर कर ली और ये चीज़ को देख लिया कि कौन सी बॉडी जो है पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द हम कौन सा क्लोज सरफेस ले सकते हैं जो जिससे जो ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब हम आगे इसकी डेरिवेशन करते हैं कि उस केस में जब एक पॉइंट चार्ज है और उसके इर्द गिर्द एक स्फीयर कंसिडर किया है, स्फेरिकल बॉडी कंसिडर, क्लोज स्फेरिकल बॉडी कंसिडर की है, जो कि गॉसियन बॉडी भी हमने प्रूव कर दिया कि वो गॉसियन सरफेस है। तो अब इस केस में फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से निकालते हैं? तो बेसिक इक्वेशन चार्ज की Q इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एस डॉट डी एस। अब ये डी एस डॉट डी एस का प्रोडक्ट सिर्फ यही बन जाता है, और क्योंकि ये सेकंड प्रॉपर्टी है, डी एस कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम इजीली बाहर लिख सकते हैं। अब जब हमने इसको बाहर लिख दिया तो सिंपल ये जो टर्म रह गई है, ये टर्म सिंपली क्या है, ये सिर्फ एक एरिया है जो उस सरफेस का एरिया है। अब जिस रीजन, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ जिस सरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया कंसिडर करना है। और ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है और जो हमारे पास फ्लक्स लाइंस हैं, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं अब चार्ज के केस में, अब ये जो फ्लक्स पास कर रहा है इस सरफेस पे, उस फ्लक्स की लाइंस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स एक्सटेंड करेंगी, यानी कह लें कि आउट ऑफ द पेज। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन है, ये कंसिडर करेंगे एक पेज है और इस पेज से आउटवर्ड्स एक्सटेंड कर रही हैं। अब ये जिस फेस को कट कर रही हैं, जो लाइंस हैं वो उसको कट कर रही हैं, वो एक साइड से कर्व्ड है और दूसरी साइड से उसकी वो है हाइट है। तो वो दोनों जो बॉडी, सॉरी, एक साइड, दोनों साइड से कर्व्ड है। एक साइड जो है वो उसका थीटा एंगल है और दूसरा साइड उसका फाई का एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियली कट कर रही है, तो रेडियली जो भी कोऑर्डिनेट कट करता है, वो जो दो फेसेस को कट करता है सरफेस एरिया के केस में, आप डायग्राम भी बना के इसको दोबारा से देख सकते हैं। मैं इस वक्त दोबारा से चलें, दोबारा उसी डायग्राम की तरफ जाते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। स्फीयर वाली जो डायग्राम थी, अब देखें, अब रेडियली आउटवर्ड्स एक्सटेंड कर रही है, आउट ऑफ द पेपर एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो ये जो इस फेस को कट कर रहा है, अब ये वाली जो फेस है इसमें ये आर डी थीटा से मतलब डिफाइन होती है, और ये वाली जो फेस है, ये दो फेस का ही एरिया बनेगा ना, तो ये वाला जो फेस है ये आर साइन थीटा डी फाई से डिफाइन होगा। सो इनको कंबाइन करके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा आर स्क्र डी थीटा, आर स्क्र साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। सो ये दो फेसेस बने थीटा और फाई वाले। अब इनको जो इंटीग्रेट हमने करना है वो थीटा और फाई के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। सो जल्दी से वहाँ पे आते हैं दोबारा से, और आई होप ये चीज़ें आप अब तक समझ गए हुए हैं कि किस तरह से हमने जो भी प्रॉपर्टी निकालनी है, फॉर एग्जांपल फील्ड निकालनी है या फ्लक्स निकालना है, तो वो जिस बॉडी को कट कर रहा होगा, जिस फेस को कट कर रहा होगा, उस फेस का एरिया अगर हमने निकालना है तो वो दोनों साइड्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अब किया हुआ है। तो थीटा और फाई, थीटा एक्सटेंड होता है फ्रॉम 0 टू पाई, और ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट्स हैं, और फाई एक्सटेंड होता है फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो हम ओवर द एंटायर सरफेस कंसिडर करें तो इस वजह से इसका एरिया जो है ओवर द एंटायर सरफेस हम निकालेंगे। तो ये जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 4 पाई आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास चार्ज। तो अगर हमने क्योंकि हमारा यहाँ पर मकसद है फ्लक्स डेंसिटी निकालना, दो मेन मकसद होते हैं, या तो हम फ्लक्स डेंसिटी निकालें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। तो अगर हमारे पास कोई एक फैक्टर निकल आता है इजीली, तो हम दूसरा फैक्टर उससे ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन जो कि आपने लास्ट जो कॉजेज लॉ था इसके अंदर एक्सप्लोर किया है। दिस रिलेशन इज़ किधर गया रिलेशन, D इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। ये रिलेशन तो यहीं पे था ऊपर इसके अंदर, ये D इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, लेकिन ये फ्री स्पेस के लिए, तो हम फ्री स्पेस के लिए ही ज़्यादातर कंसिडर करेंगे। सो एनीवेज आगे चलते हैं। तो अगर आपने एक टर्म निकाल लिया तो दूसरी टर्म इजीली निकल सकती है, और ये मोस्टली हम ये दो चीज़ें ही निकालना चाहते हैं। सो एनीवेज अब अगर हम इसको सेपरेट करें तो डी एस विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर।
तो बिकॉज आर मे हैव एनी वैल्यू एंड बिकॉज डी एस इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इसके साथ अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो ये क्योंकि रेडियली एक्सटेंड करती है और क्योंकि इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेडियल इसका जो यूनिट वेक्टर बनता है दैट इज़ आर। तो रेडियली यानी उसके आउट ऑफ द पेपर, तो ये इसके साथ जो यूनिट वेक्टर लगेगा दैट विल बी ए आर। और हम इस फ्लक्स डेंसिटी के मैग्नीट्यूड को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं यूजिंग दैट। वेक्टर के फॉर्म में हम तभी लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बगैर आप वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। सो ये इसका बनता है फ्लक्स डेंसिटी। और क्योंकि हमें पता है कि डी और जो ई है फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनका आपस में रिलेशनशिप इस तरह से है कि डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल आती है। सो ये वही रिज़ल्ट है जो हमने पिछले चैप्टर में एक्सप्लोर किया था टू फाइंड, ये इस रिज़ल्ट की बात हो रही है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपको याद होगा कि उसके लिए हमने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर किया था और हमें पहले उस पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज को के सामने अगर वेरी करें तो उसकी फील्ड किस तरह से वेरी होती है और कौन सा कंपोनेंट वेरी होता है और कौन से कोऑर्डिनेट उसके साथ वेरी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एजम्पशन करने से, यानी हमें एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करने से, एक अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस को कंसिडर करने से ही इसकी डेरिवेशन का मिल गया। यानी सिर्फ हमने वर्कआउट जो किया है वो इस चीज़ पर किया है जो कि है एरिया फाइंड करने के लिए, बस सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए। इसके अलावा हमें कोई भी वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना पड़ा। सो ये इसका फ़ायदा है कि हम एक शॉर्ट वे में और इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको ड्राइव कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके पास दो तरीके आ गए हैं। एक तरीका वो है कन्वेंशनल, जो कि आपने पहले देखा, जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप गॉसेस लॉ से गॉसियन सरफेस को कंसिडर करके, लेकिन इसमें शर्त ये है कि अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि ये केस था पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज के लिए जो अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर ही है। तो स्फीयर कंसिडर करेंगे तो तभी आपकी जो आंसर्स हैं वो ठीक निकलेंगे। अगर हम एक क्यूब या फिर एक सिलेंडर को कंसिडर करते हैं पॉइंट चार्ज के केस में, तो वो एक अप्रोप्रिएट बॉडी नहीं होगी, अप्रोप्रिएट क्लोज सरफेस नहीं होगा और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो उसी तरह से नहीं आएंगे। तो ये चीज़ हमें जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम दूसरे सरफेसेस की तरफ देखते हैं या दूसरी कंडीशंस की तरफ देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज का देखा है। अब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि लाइन चार्ज के केस में क्या होगा। सो एज अ सेकेंड एग्जांपल लेट अस रिकंसिडर द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब ये कंसिडर करेंगे एक इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है जो कि एक्सटेंड कर रहा है अलॉन्ग द जी एक्सिस, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी उस केस में रो एल है। तो उसके लिए हमें पहले तो सिमेट्री पता होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्योंकि यानी ये दो क्वेश्चंस का हमें आंसर करना पड़ता था। विच कोऑर्डिनेट्स डज द फील्ड वेरी और विच कंपोनेंट्स ऑफ डी आर प्रेजेंट, ये आपको पहले भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन जब हम गॉसेस लॉ को यूज़ करेंगे और गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे तो सिर्फ हमें सिमेट्री देखनी पड़ेगी और इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी कौन सी क्लोज्ड सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस इसके लिए अप्रोप्रिएट होगी। अगर हम उस चीज़ की सिलेक्शन सही कर लेते हैं तो हमारे लिए काम जो है वो बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन का काम बहुत इजी हो जाता है। तो इफ़ वी कैन नॉट शो दैट सिमेट्री एग्जिस्ट देन वी कैन नॉट यूज़ गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन। हाँ, ये भी है कि हर एक केस में ज़रूरी नहीं कि गॉसेस लॉ को हम यूज़ कर सकें। ये तो जनरल केसेस हैं जिसके लिए हम गॉसेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं और हम जो है अपना आंसर्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक केस में हम गॉसेस लॉ को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि एक क्लोज गॉसियन सरफेस किसी भी किस्म का
क्लोज गॉसियन सरफेस है और वो सरफेस क्या वो दो प्रॉपर्टीज़ पूरी करता है? अगर करता है तो इसका मतलब कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राइविंग द इक्वेशंस, लेकिन अगर नहीं करता तो हमें कन्वेंशनल तरीके से ही सारा कुछ निकालना पड़ेगा, जैसे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अब जैसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है तो सिर्फ उसका रेडियल कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके लिए रेडियल कंपोनेंट आपका रो होगा जो कि एक्सटेंड करेगा आउट ऑफ द पेपर। सो उसके लिए जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट विल बी गिवन बाय दिस, जो भी हमारे पास फ्लक्स निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय दैट यूनिट वेक्टर होगा रेडियली। अब हमने एक्चुअली ये चीज़ जो है वो ड्राइव करनी है। अब वो हम ड्राइव करते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, सो अब इस केस में क्योंकि अब हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है, जैसे कि ये एक पूरी लाइन ऑफ चार्ज है जो कि जी एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंड कर रही है। तो अब ये कंसिडर करना अब ज़रूरी है कि कौन सी वाली अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस होगी जो कि इस लाइन ऑफ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन या इसके अक्रॉस जो फ्लक्स पास कर रहा है उसको निकालने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए कौन सी जो क्लोज बॉडी है वो अप्रोप्रिएट रहेगी। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर को, सॉरी एक स्फीयर को, जो हमने पिछले एक पॉइंट चार्ज के केस में कंसिडर किया था। तो अगर आपको याद हो तो एक स्फीयर कुछ इस तरह का राउंड शेप होगा। अब अगर इसमें से एक लाइन चार्ज को कंसिडर करें तो ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करें तो इसमें से एक लाइन में से जो फ्लक्स पास करेगा वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अब अगर रेडियली आउटवर्ड्स एक्सटेंड कर रहा है तो जो उसका पूरा वो स्फीयर है उसकी जो शेप, अगर हम कोई स्फीयर कंसिडर करेंगे इसके राउंड अबाउट, तो उस केस में हर एक पॉइंट पर एक जैसा फ्लक्स नहीं करेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पर नॉर्मली एक्सटेंड नहीं करेगा, वो किसी एंगल पर होगा, या नॉर्मल या टेंजेंशियल होना चाहिए। गॉसियन सरफेस की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है। तो आप कंसिडर करें कि हर जगह पर वो एक मैं आपको डायरेक्टली उस बॉडी तक लेके जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ओवरव्यू मिल जाए। पहले कंसिडर कर लेते हैं क्यूबिकल शेप को। तो अगर मैं क्यूब कंसिडर करूं और ये कंसिडर करें कि ये एक लाइन ऑफ चार्ज जी एक्सिस पर पड़ी हुई है, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि एक इस क्यूब में से हर जगह पर वो जो फ्लक्स पास कर रहा है वो या तो नॉर्मल कर रहा है या टेंजेंशियल कर रहा है, तो वो कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि क्यूब जो है वो इसके कॉर्नर्स पे जो है वो इस तरह से किसी एंगल पर करेगा। इसके जो सरफेस है उस पे तो चलो टेंजेंट हो गया, लेकिन जो इसके कॉर्नर्स हैं उनसे डिफरेंट होगा। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि जो वो है आपका वो जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो आउटवर्ड्स एक्सटेंड कर रही है, तो ये जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं उनसे ये किसी एंगल पर पास करेगा। तो इस क्यूब को हम एज अ गॉसियन सरफेस या गॉसियन क्लोज सरफेस नहीं ले सकते, इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं ले सकते, तो इस वजह से इसको तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। सेकंड आता है सिलेंडर का केस। तो सिलेंडर का जो केस है उसमें देख लेते हैं। सिलेंडर का जो केस है उस केस में हम इसको ये कह सकते हैं कि एक अगर सिलेंडर है तो उसमें अगर एक लाइन चार्ज पड़ा हुआ है, क्योंकि ये रेडियली आपकी सॉरी एक किसी एंगल पर पूरा का पूरा सिलेंडर होता है, तो इस वजह से हम अगर ये फ्लक्स फील्ड लाइंस इसमें से फ्लक्स लाइंस पास कर रही हैं तो हर एक जो पॉइंट है जितना भी मतलब किसी भी ये फाई की वैल्यू पर जो जो भी वैल्यू है, जो भी फ्लक्स लाइंस हैं वो किसी ना किसी वो नॉर्मल ही एक्सटेंड करेंगी। जैसे कि आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये रो जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये नॉर्मली ही एक्सटेंड करेंगी। लेकिन हाँ, सिर्फ इसके टॉप पे क्या होगा कि ये टेंजेंशियल एग्जिस्ट करेंगी, तो वो टेंजेंशियल होनी चाहिए या नॉर्मल होनी चाहिए। तो वो ये वाली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक सिलेंडर जो है वो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट बॉडी होगी। अब तीसरी जो बॉडी है, बेसिक बॉडी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, वो एक स्फीयर है। वो स्फीयर के केस में क्या होगा कि
अगर हम सिर्फ ये इस प्लेन में कंसिडर करें, ये एक्स वाई प्लेन जैसे बना हुआ है, तो इसमें तो ठीक है, हर एक आर की वैल्यू पर ये करेगी, नॉर्मली एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे इसका थीटा चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो वो है कंपोनेंट है जो रेडियली मतलब अगर हम एक ही पॉइंट कंसिडर करें तो उस केस में तो ये हर एक एंगल पर ये नॉर्मली एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ये पूरी लाइन ऑफ चार्ज है, तो इसमें इस पॉइंट का तो ऐसे ही होगा, लेकिन इस पॉइंट का इस यहाँ से एंगल डिफरेंट हो जाएगा, नॉर्मल या टेंजेंशियल नहीं रहेगा। हाँ, इसके टॉप पे टेंजेंशियल हो जाएगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स पर, हर एक पॉइंट पर, क्योंकि एक पूरी लाइन है, इस वजह से ये इन डिफरेंट एंगल्स पर ये वो होगा, एग्जिस्ट करेगा जो इसका फ्लक्स लाइन है। तो ये भी अब सिलेंडर जो वो है, स्फीयर है, वो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लाइन ऑफ चार्ज के केस में कंसिडर करेंगे कि ये एक स्फेरिकल बॉडी है, हमारे पास गॉसियन सरफेस है, जो कि ऐसी गॉसियन सरफेस है जो कि ये दो प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने देखी, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करता है। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई, ये चीज़ हमने कंसिडर कर देख ली। अब सिर्फ काम करना रह गया है कैलकुलेशन का। अब एक पहली प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि वो नॉर्मल या टेंजेंशियल एग्जिस्ट कर रही है फ्लक्स लाइंस, तो दूसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इसमें एक्सटेंड हो जाती है। सो अगर हम ये चीज़ देखें तो इसके तीन फैक्टर्स बनते हैं। एक फैक्टर बनता है इसके कर्व सरफेस से, ठीक है, दूसरा फैक्टर बनता है इसके टॉप वाले सरफेस से, और तीसरा फैक्टर बनता है इसके बॉटम वाले सरफेस से। तो जो टॉप और बॉटम वाला है, तो उसके केस में फ्लक्स लाइंस जो हैं वो इस तरह से कट करेंगी, ठीक है, वो होंगी इसके 90 के एंगल पर। तो वो होंगी इसके 90 के एंगल पे। तो इस वजह से जो कॉस ऑफ एंगल है वो बनेगा हमारे पास, मतलब अगर ये लाइन को पूरा कंसिडर करते हैं तो वो इस तरह से टेंजेंशियली इसको कट करेंगी। तो इस वजह से क्या होगा कि एंगल जो है वो बनेगा 90 का, और 90 के एंगल पे जो कॉस की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो इस वजह से हम ये टॉप और बॉटम पे इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। बाकी हम सिर्फ और सिर्फ जो इसके सरफेस से कर्व सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है उसको कंसिडर करेंगे, उसके लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हमने तीन फैक्टर्स में डिवाइड किया है, इसके साइड्स और टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम पे वैसे ही जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज जो एंगल है वो ज़ीरो बनेगा इन दोनों के दरमियान, इन दोनों का एंगल है ज़ीरो बनेगा, तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है, और इसमें से भी जो फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एक कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसको हमने बाहर रख दिया। अब रहेगी बात ds की। तो इस केस में क्योंकि फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है इसके कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस जो है वो यानी कि ये जहाँ पे रो जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो ये जो कर्व्ड बॉडी है, कर्व्ड सरफेस है, उसमें जो दो फैक्टर्स हैं वो इसका z वाला फैक्टर है और एक इसका एंगल है जो कि है फाई वाला। तो इन दो फाई और z के क्रॉस जो है वो हमारे पास आएगी। तो z वाला तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो फाई है वो एक्सटेंड कर रहा है रो के हिसाब से, तो रो फाई जो है वो हमारे पास बनेगा। सो इसका जो ds है दैट विल बी गिवन बाय रो डी फाई एंड डी जी। अब जो फाई है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 0 to 2 पाई, और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो हमने सिलेंडर रखा है, ये एक्चुअली यहाँ पर एक सिलेंडर होगा नहीं, हमने कंसिडर किया है इसको निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि लाइन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर रही है, और लाइन ऑफ चार्ज से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, हमने वो ड्राइव करनी है कि वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमने एक गॉसियन, क्लोज गॉसियन सरफेस उसके अराउंड एक फिनिट लेंथ पे कंसिडर कर लिया है कि ये जो लेंथ L के लिए, कैपिटल L के लिए हमारे पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है इस फील्ड के अक्रॉस, और हम इस पे इसको फाइंड करेंगे कि ये क्या फ्लक्स जो है वो इसमें कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये कह लें कि एक इमेजिनरी सरफेस हमने कंसिडर किया है, इमेजिनरी बॉडी कंसिडर की है, गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है इसके लिए, इसके अराउंड, ताकि हम इजीली अपनी जो डेरिवेशंस हैं वो कर सकें।
सो अगर तो हमारे पास ये जो इस सरफेस के लिए लिमिट्स हैं ये तो 0 से 2 पाई ही बनेगी, क्योंकि ये ओवर द एंटायर एंगल बनता है, और ये वाली जो है ये 0 to L हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास जो आंसर बनता है दैट विल बी ds 2 पाई रो इंटू एल। यहाँ से ds को हम सेपरेट करें और क्योंकि हमें पता है कि ये रेडियली एग्जिस्ट करती है, रेडियल कंपोनेंट इसका यानी आउट ऑफ द पेपर वाला कंपोनेंट इसका रो है, तो इसलिए इसको डी रो कह रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई रो एल। अब इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज होता तो उस केस में तो ये ठीक था, लेकिन क्योंकि एक पूरी की पूरी लाइन है तो इस वजह से ये जो Q है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय रो एल मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं। तो अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट करें तो हमारे पास जो D बनता है फ्लक्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू रो दैट विल बी गिवन बाय रो एल ओवर 2 पाई ऑफ रो। या फिर जो अगर इन हमने ये तो था फ्लक्स डेंसिटी, और अगर इसके साथ वेक्टर लगा दें तो हमारे पास वो फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन भी पता लग जाती है, ये ए रो वाला फैक्टर बनेगा। और या फिर अगर हमने ये निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो बनेगी इसमें एप्सिलॉन नॉट वाला फैक्टर आ जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी निकल आएगी। तो इसी तरह से हम एक और केस कंसिडर करते हैं जो कि है कोएक्सियल केबल्स का जो केस है। इसी तरह का वो भी केस है, ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस केस में हम देखते हैं कि लाइन चार्ज है हमारे पास, क्योंकि एक पूरी की पूरी लाइन होती है, इन्फिनिट लाइन कंसिडर करते हैं उसको। तो उस केस में हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं? एक तो तरीका है सिंपल कूलम्स लॉ को फॉलो करके, और वैसे बेसिक्स वही हैं कूलम्स लॉ की, लेकिन हम यहाँ पे गॉसेस लॉ की गॉसियन सरफेस को कंसिडर करके, एक छोटी फिलेंट लेंथ को कंसिडर करके हम पूरी डेरिवेशंस अपनी कर रहे हैं। तो सपोज दैट वी हैव टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स। अब सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं हमारे पास, और इस तरह की बॉडी है। अब इसमें इनर जो कंडक्टर है वो उसका जो रेडियस है दैट इज़ गिवन बाय ए, और जो आउटर है उसका रेडियस जो है वो दैट इज़ बी। यानी कि इस केस में रो जो है वो ए है, और इस केस में रो जो है वो बी है। ठीक है, अब आगे हमारे पास ये है कि वी विल अज्यूम दैट अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो एस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर कंडक्टर। यानी अब ये एक एजम्पशन है कि इस जो इनर कंडक्टर है इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ गिवन बाय रो ऑफ एस, रो ऑफ एस। हाँ, तो सिमेट्री की जो कंडीशंस, अगर हम सिमेट्री को देखें तो जो डी है ये जो रो कंपोनेंट है वही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये फिर से हम वही एक लाइन ऑफ चार्ज ले रहे हैं, तो लाइन ऑफ चार्ज के केस में वही इसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा जो कि रेडियली आउटवर्ड्स एक्सटेंड करेगा। ये आप पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं। सो सिर्फ रो कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट करेगा, और ये सिर्फ रो का जो है वो फंक्शन होगा। अब इस केस में एक सर्कुलर सिलेंडर जो है वो कंसिडर किया है, और इसका यानी इसके अराउंड एक सर्कुलर सिलेंडर का पहले इसके अराउंड एक सर्कुलर सिलेंडर जो है वो कंसिडर किया, फिर इस वही जो है चार्ज इसके अराउंड होगा, क्योंकि एक गॉसेस लॉ को ये वो करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इस वजह से ये अब जो हम इसके क्रॉस निकालेंगे वही सेम नेगेटिव जो है वो इसके क्रॉस निकलेगा, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। सो अगर हम एक सिलेंडर जिसकी लेंथ L है उसको कंसिडर करें, और रेडियस टोटल इसका रो है, और रो जो है वो जाहिर है वो A से B के दरमियान होगा। तो अगर इसको कंसिडर करें तो जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए हम जो चार्ज है वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, डी एस क्यू इज़ इक्वल टू डी एस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रो इंटू एल। ये सिंपली उसका एरिया है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम इनर और आउटर का सेपरेटली निकालते हैं कि इनर कंडक्टर अगर है हमारे पास, तो उसके लिए जो टोटल चार्ज है, कंसिडरिंग कि ये जो सिलेंडर है उसकी लेंथ L हमने कंसिडर किया है, एक फिनिट लेंथ के लिए कंसिडर किया है, तो उसके लिए जो चार्ज निकलेगा दैट विल बी रो एस इंटू ए इंटू डी फाई इंटू डी जी। ये डी फाई डी जी वाला फैक्टर हम अभी ड्राइव कर चुके हैं कि वो कैसे आया।
और ए जो है ये रो है, रो एक्चुअली इस केस में ए है, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिप्लेस किया है। फाई जो है वो 0 to 2 पाई ही होगा, और क्योंकि हम लेंथ एल कंसिडर कर रहे हैं, जितनी भी लेंथ गिवन है तो वो 0 to एल यहाँ पे कंसिडर हो रही है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आता है 2 पाई ए इंटू एल इंटू रो ऑफ एस, और यहाँ से हमारे पास जो डी एस फैक्टर है दैट इज़ ड्राइव टू बी ए रो एस डिवाइडेड बाय रो, क्योंकि 2 पाई एल जो है वो तो हमारे पास आता है इसका पूरा एरिया। तो दिस जो डी एस है दैट विल बी गिवन बाय ए रो एफ एस डिवाइडेड बाय रो। और जो हम, क्योंकि ये एक ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जो फ्लक्स सॉरी एक लाइन ऑफ चार्ज है, तो लाइन ऑफ चार्ज में रेडियली आउटवर्ड्स यानी आउट ऑफ द पेपर एक्सटेंड करता है फ्लक्स लाइंस, और उसकी वजह से ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो आउट ऑफ द पेपर लाइंस बनती है, यहाँ यूनिट वेक्टर बनता है दैट इज़ रो। सो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर बनेगा दैट विल बी ए रो ऑफ एस ओवर रो और ए रो। सो इसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ कंसिडर करें तो हमारे पास इनर कंडक्टर जो है उसका जो चार्ज है, यानी अगर हम सिंगल लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए एल इज इक्वल टू 1 के लिए कंसिडर करें, तो हमारे पास जो इनर कंडक्टर है उसका चार्ज जो बनता है दैट इज़ 2 पाई ए इंटू रो ऑफ एस, एल की वैल्यू 1 के लिए, कूलम्स ऑन 1 मीटर लेंथ। एंड हेंस अगर हम पुट करें रो ऑफ एल इज इक्वल टू 2 पाई ए रो ऑफ एस, यानी कि यूनिट लेंथ के लिए हम कंसिडर करें और इसको रिप्लेस करें रो एफ एल से, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाती है, डी इज़ इक्वल टू रो एल ओवर 2 पाई रो इंटू ए ऑफ रो। और यही सोल्यूशन था इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का, ठीक है, वही हमने कंसिडर किया। पहले हमने उसको प्रॉपर्ली ड्राइव किया और फिर उसके बाद हमने लाइन ऑफ चार्ज के लिए, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए इसको किया है। पहले हमने फिनिट चार्ज के लिए कंसिडर किया, फिर उसके बाद हमने इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का पूरी की पूरी डेरिवेशन किया। लेकिन ये सारी की सारी डेरिवेशन में आप देख रहे होंगे सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर हुई है, और ज़्यादा अजम्पशंस भी नहीं हमें करनी पड़ी और ईज़िली हमने ड्राइव कर लिया है। लेकिन फिर से वही बात कि हमें अप्रोप्रिएट बॉडी जो है वो देखनी पड़ेगी कि कौन सा क्लोज सरफेस है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, ये तो था सिर्फ इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए जो कि इनर कंडक्टर के लिए हमने निकाला। अब आउटर कंडक्टर अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ जो फ्लक्स लाइंस हैं वो इसके ज़ीरो से यानी कि इसके सेंटर से ओरिजिनेट होंगे, और इसके एक्चुअली इसके सेंटर पे नहीं होंगे, इसके सरफेस पे पड़ा हुआ है क्योंकि चार्ज, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होंगे, और क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा, तो ये इन्हीं फ्लक्स लाइंस की वजह से। तो अब अगर ये चीज़ कंसिडर करें तो क्योंकि इस पे चार्ज निकला, इनर कंडक्टर पे जो चार्ज था दैट वाज q इज़ इक्वल टू 2 पाई ए एल रो एस, तो जो आउटर कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज बनेगा जो 2 पाई माइनस 2 पाई ए रो एल रो एस, ये ठीक है, सॉरी 2 पाई ए एल रो एफ एस, लेकिन ये रो ऑफ एस जो है वो इनर सिलेंडर का था। अब जो आउटर सिलेंडर के लिए हम अगर इसकी रिप्लेसमेंट करें तो वो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बी एल रो ऑफ एस, ठीक है, इसमें से 2 पाई और एल तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमने एक्चुअली फैक्टर निकालना है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है फॉर आउटर सिलेंडर वो किस तरह से वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू इनर सिलेंडर। चार्ज उतना ही होगा लेकिन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी डिफरेंट। तो इसके जो आउटर सरफेस है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर ऑफ माइनस ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय रो ऑफ एस ऑफ इनर सिलेंडर। तो अगर हम ऐसा सिलेंडर यूज़ करें जो कि रो रेडियस का हो या रो बी से भी बड़ा हो, यानी कि इससे भी बड़ा अगर हम करें, ये तो आपका इनर और आउटर कंडक्टर है ना, अगर इस कंडक्टर के साइज़ के मुताबिक हम सिलेंडर यूज़ करें, हमने अभी सिर्फ ये यूज़ किया है जो हम निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस यूज़ कर रहे हैं वो बिटवीन ए एंड बी एग्जिस्ट करता है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर हम बी के मुताबिक यानी कि रो की वैल्यू बी के लिए कंसिडर करें या बी से भी बड़ी वैल्यू का सिलेंडर कंसिडर करें, उस केस में हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ हमारा जो चार्ज इनक्लोज्ड है
दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। कैसे कि जो चार्ज इनर सरफेस पे है वही आउटर सरफेस पे आ रहा है, क्योंकि इससे बाहर तो एक्सटेंड नहीं कर रहा। हमारा जो हम कंसिडर कर रहे हैं एक इमेजिनरी स्फीयर या सिलेंडर इसके अक्रॉस, वो सिर्फ और सिर्फ हम ड्राइव करने के लिए, इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे इतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम इसके बाहर कोई बॉडी करें या इसके ऊपर भी इवन कोई इमेजिनरी बॉडी करें और हम उस पर फ्लक्स डेंसिटी निकालें, तो वो फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि चार्ज ही ज़ीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे का चार्ज। तो अगर हम ये कंसिडर करें तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर रो इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है। और इसी तरह से सेम वे में हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम जो अपना सिलेंडर है वो इससे ए जो है रो की वैल्यू ए के इससे भी छोटा रखें, तो इसके इनर सरफेस पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं होती। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपके दो कंडक्टर्स हैं, दो सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर्स हैं, जो कि कोएक्सियल केबल की एक बेसिक एग्जांपल है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो है, उसमें इनर जो कंडक्टर है उसके इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, और जो आउटर कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता। सो सारा का सारा चार्ज जो है वो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बेसिक इसका जो है वो डेरिवेशन टाइप थी कि दस द केबल कोएक्सियल केबल और कैपेसिटर हैज़ नो एक्सटर्नल फील्ड। इसकी एक्सटर्नल फील्ड कोई नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली फील्ड जो हैं वो डेवलप होती हैं, जो कि स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर एंड एक्सटेंड्स टू आउट इनर सरफेस ऑफ द आउटर सिलेंडर। ठीक है। तो ये जो है ये फिनिट लेंथ के लिए भी यही सेम रिज़ल्ट है, जो कि दोनों एंड्स पर ओपन हो। लेकिन एल जो है, यानी इसमें लेंथ जो कंसिडर कर रहे हैं वो बड़ी हो कंपेयर टू रेडियस, उसके लिए ये रिज़ल्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है। यानी जो ये रेडियस हम कंसिडर कर रहे हैं, इस रेडियस से, इस बी के रेडियस से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए इसकी लेंथ, तभी जाके ये अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो फिजिबल है। अच्छा, अब हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जिसमें हमने मतलब एग्जांपल करते हैं सॉल्व। आई थिंक ये इजी एग्जांपल है, लेकिन जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सिलेक्ट अ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोएक्सियल केबल। अब लेंथ एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है कोएक्सियल केबल की। इसका जो इनर रेडियस है वो है 1 मिलीमीटर और आउटर रेडियस है 4 मिलीमीटर। तो ये इनर जो कंडक्टर था उसका रेडियस है ए, और जो आउटर कंडक्टर है उसका रेडियस है, यानी कि ये बी की वैल्यू गिवन है। स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स इज अज्यूम टू बी फिल्ड विद एयर। अब जो इनके दरमियान स्पेस है वो एयर है, और द टोटल चार्ज ऑन द इंटर कंडक्टर इज 30 नैनोकूलम। तो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज विल बी ऑन द आउटर कंडक्टर, इनर सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर, यानी कि -30 नैनोकूलम उसके आउटर कंडक्टर के इनर साइड पर होगा। सो वी विश टू नो द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच कंडक्टर। अब दोनों कंडक्टर्स पर हमने चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी कि ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी फाइंड करना है, यानी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है। सॉरी, ds नहीं फाइंड करना, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो रो एस फाइंड करनी है दोनों कंडक्टर्स के ऊपर। सो रो एस इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर की इक्वेशन जो है वो अभी हमने देखी है, जो उसके मुताबिक ही हम इसको करेंगे। सो इनर सिलेंडर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन निकली है दैट विल बी गिवन बाय क्यू इनर सिलेंडर ओवर 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय एल। ए हमारे पास है इस केस में 1 मिलीमीटर, और क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एसआई यूनिट्स में करना है, तो इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो Q जो है इनर के लिए 30 नैनोकूलम है, तो आउटर के लिए -30 नैनोकूलम होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इनके लिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना इतना कोई मुश्किल नहीं था। अब निकाल लेते हैं इससे हम, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई है, तो हम D भी फाइंड कर सकते हैं। तो D की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है कोएक्सियल केबल के केस में। तो वो D की वैल्यू निकलती है A रो एस ओवर रो, और A हमारे पास गिवन है, रो एस गिवन हमने निकाल लिया है फॉर दैट केस, और फिर हमारे पास जो रो है वो अननोन है। तो जब तक हमें चार्ज नहीं, रो की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक हम इसको टोटली निकाल नहीं सकते। तो अगर हमें नहीं गिवन तो हम उसके साथ ही इसको जो है वो ड्राइव करेंगे।
सो जो रो एस है, इसके लिए इंटरनल फील्ड्स के लिए ही हमने कैलकुलेट करना है, तो रो एस हम यही वाला यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, डी की वैल्यू आ गई, और इसको डिवाइड करें एप्सिलॉन नॉट से तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है। और ये क्योंकि रेडियली एक्सटेंड करती हैं, तो इनके साथ अगर हमने वेक्टर की फॉर्म में इनको लिखना है, तो इसके साथ ए रो जो है वो यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशन अप्लाई टू द रीजन वेयर रो इज बिटवीन 1 and 4 मिलीमीटर, जो कि इसकी लिमिट्स देनी थी ए और बी की वैल्यू। फॉर रो इज लेस देन 1 एंड रो इज ग्रेटर देन 4, दोनों जो हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो ज़ीरो बनेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है। सो आई होप ये सारा कुछ आपको पता लग गया है, और इसकी ड्रिल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एक कोई नई चीज़ नहीं थी, हमने सिर्फ एक टेक्निक सीखी है कि जो पहले हमने फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, उसको हम इजीली कैसे उससे ज़्यादा इजी वे में कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हम जो गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस कंसिडर करें उस वो अप्रोप्रिएट हो, जो कि पॉइंट चार्ज या लाइन चार्ज के केस में हम अप्रोप्रिएटली उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यही वाला सरफेस जो है इसके लिए फिजिबल है। अगर हम कोई दूसरा सरफेस लेंगे जो कि उसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ को पूरी नहीं करता होगा, तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आएंगे। यानी आपने हमेशा अगर इसके ज़रिए सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है इसको, ठीक है। तो आई होप दिस ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी फॉर इन द ऑनलाइन सेशन। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करेंगे, और फिर मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आएंगे इंशाल्लाह।